Hello and welcome. Our new chapter, Health and Hygiene. Health and Hygiene ABC सर्टिफिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और TSC कंपटीशन में एक अहम कंपटीशन है। तो पहले हम TSC की बात कर लें, फिर सिलेबस की बात करते हैं। कंपोजिशन जो टीम की है वो 6 कैडेट फॉर बॉयज़ टीम एंड 4 कैडेट्स फॉर गर्ल्स टीम होते हैं। ड्रेस यूनिफॉर्म होती है और जो जगह है वो डीजी परेड ग्राउंड, वहीं पे रिटर्न होता है और वहीं पे ओरल होता है। तो जो पहले रिटर्न होता है, जो थ्योरी का होता है, जो 40 मार्क्स का होता है, और फिर 10 मार्क्स का जो है वो ओरल कंपटीशन होता है, तो टोटल 50 मार्क्स का होता है। जो इसका सिलेबस है वो है फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ सीनियर डिवीज़न, यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका पहले साल जो वो सिलेबस पढ़ते हैं वो इसका एक हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी कंपटीशन। जो थ्योरी में क्या होता सिलेबस होता है, तो रिटन एग्जाम जो है वो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है और एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव में जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आंसर टाइप यानी थ्योरी टाइप होगा। एक टीम आती है जो बेस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम होती है, जो कर्नल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो DGNCC द्वारा डेप्यूट किए जाते हैं और वो जो है इस कंपटीशन को कंडक्ट करते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम होने के बाद ओरल एग्ज़ाम होता है जो इसके तुरंत बाद होता है, और पूरी टीम को या 1 by 1 करके वो बुलाते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जो सिलेबस होता है वो सब टीम के लिए, ऑल 17 डायरेक्टरेट के लिए बराबर होता है। सब के लिए एक जैसा सिलेबस होता है, एक जैसे क्वेश्चंस, वो एक क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और उसी के आधार पर सभी से वो सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा जो मेन TSC कंपटीशन। अब हम बात करते हैं सिलेबस जो इसमें होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर एक कैडेट को पता होना चाहिए कि जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। चूँकि हम इसमें फर्स्ट एड भी सिखाते हैं, तो फर्स्ट एड के लिए पहले बॉडी के बारे में मोटा मोटा कैडेट को जरूर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो उसको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे कौन सा अंग शरीर में होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, ऊपर ब्रेन से लेकर सबसे लास्ट में नीचे यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है। तो इसमें जो अलग अलग अंग हैं वो सारे दिखाए गए हैं शरीर के। उसको हम जब ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स आगे पढ़ेंगे तो वहाँ 1 by 1 हम इसको लेंगे। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक मशीनरी है और फर्स्ट एड के लिए कैडेट को जो है ये सब बातें पता होनी चाहिए कि हमें कब क्या करना और किस अंग में कैसे करना है। इसका जो एम वो यही है कि बच्चे को ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, तभी वो फर्स्ट एड करने में या कोई भी सहायता किसी की करने में सक्षम हो पाता है। तो इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। भाग नंबर 1 है स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, एंड पार्ट 2 में है ऑर्गन सिस्टम्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं तो पार्ट 1 स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, जिसमें स्केलेटल मीन्स हड्डियां, कंकाल तंत्र, और मस्कुलर यानी मसल्स हमारे जो शरीर में होती हैं वो, जिससे बॉडी की शेप बनती है, वो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बोन्स की, स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स। आप जानते हैं हमारे शरीर में अलग अलग टाइप की 206 हड्डियां होती हैं। कुछ बड़ी कॉम्पैक्ट रूप से जुड़ी होती है और कुछ थोड़ा सा लूजली आपस में जुड़ी होती हैं। तो जो लूजली और डेंसली अरेंज्ड होती है, जो लूज बोन होते हैं उनको हम स्पंजी बोन भी कहते हैं, और जो डेंसली अरेंज्ड होती हैं यानी बहुत टाइट जो होती हैं उनको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। कुछ बोन जो है अंदर से खोखली होती हैं जिसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ होता है।
यानी कि जिससे आपका ब्लड बनता है, जिससे आप सरवाइव कर सकते हैं। तो अब हम बोन के आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो बोन जो है वो 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं लॉन्ग बोन्स। ये लंबी और ट्यूबुलर होती हैं, और ये जो है हाथ और पैर के जो ऊपर ये जो लंबी हड्डियां हैं ये इसमें आती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जैसे ये दिखाया गया फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, और फिबुला टिबिया हैं, और हाथ की जैसे हड्डियां हैं वो लॉन्ग बोन्स में आती हैं। दूसरी जो टाइप होती है वो शॉर्ट बोन्स। ये जो है ना ट्यूबुलर होती हैं ये भी, लेकिन छोटी होती हैं, और ये जो ट्विस्ट में, एंकल में, रिस्ट में, इस जगह पे पाई जाती है, जो ट्विस्ट हो सकती हैं। यानी कि जैसे कार्पस है, टार्सस है, आप देख रहे हैं, और घुटने के ऊपर जो पटेला है, जो घुटने के जिसको ढकनी बोलते हैं आप, वो जो है इस शॉर्ट बोन के अंदर आती है। अगली चीज़ है फ्लैट बोन। ये बोन जो है प्लेट लाइक होती हैं, जैसे हमारी जो खोपड़ी की हड्डी है, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, या कंधे की हड्डी है, या कूल्हे की जो हड्डी है, हिप्स जिसको हम बोलते हैं, वो हड्डियां जो है फ्लैट बोन्स के अंदर आती हैं। इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर और मिक्स्ड शेप होती हैं, जो जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, एक हड्डी दूसरे से नहीं मिलती। आप तस्वीर में बहुत सारी ऐसी देख रहे हैं। कुछ जो है जो आपका मुंह की क्रेनियम जो मैंने बताया था, वहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं, स्कल की जो हड्डियाँ होती हैं, कुछ जो है वो आपकी वर्टिब्रा की जो हड्डियाँ होती हैं, उनको जो हम इस तरह से इर्रेगुलर बोन्स के अंदर काउंट करते हैं। और लास्ट जो हमारी होती है वो है सिस्मॉइड बोन्स। ये जो है ना आप ज्वाइंट और मसल से जो है ज्वाइंट होती हैं, ये उनके अराउंड होती हैं। जैसे हमारे घुटने की हड्डियाँ जिसको हम पटेला बोलते हैं, वो जो है सिस्मॉइड में आती है। और जैसे आप देख रहे हैं पैर की जो छोटी हड्डियाँ हैं बिल्कुल, वो आगे जो उंगलियों में और अंगूठों में जो हड्डियाँ होती हैं, वो जो है सिस्मॉइड बोन के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बोन। बोन का काम क्या है? सबसे पहले तो बॉडी को एक शेप देती हैं। आज जो हम सीधा खड़ा हो सकते हैं वो केवल बोन्स के वजह से ही खड़े हो सकते हैं। ये सपोर्ट देती हैं बॉडी को। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स, यानी कि शरीर की मूवमेंट केवल बोन्स के कारण ही हो सकती है। ये अंदरूनी जो हमारे अंग हैं उनकी रक्षा करती है। ये ब्लड सेल्स, मैंने अभी आपको बताया था, बोन मैरो, जो बोन के अंदर मैरो होता है, जो लिक्विड होता है, वो बोन मैरो कहलाता है। वो जो है ब्लड सेल्स पैदा करता है, और ये मिनरल्स और फैट को स्टोर भी करती हैं, और जब ज़रूरत होता है उसको रिलीज करती हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जिसको आप बोलते हैं। मसल्स जो है वो अपने शरीर का लगभग 47% जो है वो इनके बना होता है मसल से हमारा बॉडी का, और ये जो है ना बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हड्डियों से मसल जुड़ती हैं और तभी जो है मूवमेंट होती है। ये जो शरीर का जो मांस जिसको आप मीट बोलते हैं वो इन्हीं से बनता है, और जो नर्वस सिस्टम है उसके कंट्रोल में ये डायरेक्ट होता है। कुछ इसमें कुछ अलग बातें जो बता रहे हैं वो देखिएगा। मसल जो है वो हमारे शरीर का 40% वेट मसल्स में होता है। हार्ट की जो मसल है वो हार्डेस्ट वर्किंग मसल है। ये बात ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट मसल कौन सी होती है, तो वो होती है हार्ट की, कार्डिक मसल जिसको हम बोलते हैं। इट पंप्स 5 quarts ऑफ ब्लड पर मिनट एंड 2000 गैलन्स डेली जो है इतना ब्लड वो पंप करती है, शरीर में भेजती है और वापस लेती है। द ग्लूटस मैक्सिमस इज द बॉडीज लार्जेस्ट मसल। ये सबसे बड़ी मसल है हमारी। ये जो बटक में होती है, आपके पीछे जो ये बटक है इसमें होती है। एंड हेल्प्स ह्यूमन मेंटेन एन अपराइट पोस्चर, जो शरीर को सीधा बनाने का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में ये मदद करती है। यानी पीठ के पीछे वाला मसल ये हो गया। ईयर कंटेन्स द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी अलोंगसाइड द स्मॉलेस्ट बोन, यानी कान की जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है
और जो मसल है वो भी शरीर की सबसे छोटी मसल है। द मसल होल्ड द इनर ईयर, जो इनर ईयर को है ना वो एयर ड्रम से कनेक्ट करती है ये। और जो मसल मेसेटर जो जा में होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बाय वेट, ये जो दांतों को अलाउ करती है टू क्लोज विद द फोर्स ऑफ अप टू 55 पाउंड्स, यानी कि ये मसल जो है दांतों को 55 पाउंड का जोर लगाने में, पावर लगाने में हेल्प करती है। इंसीजर जो आपके सामने वाले दांत हैं जो काटने का काम करते हैं, और जो मोलर है यानी कि प्री मोलर और मोलर जो पीछे वाले जो चबाने का काम करते हैं वो 200 पाउंड का जो है ना फोर्स लगा सकते हैं। इसलिए दांत जो है सबसे मजबूत अंग है हमारे शरीर का जो किसी भी चीज को काट देता है, और वो ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स, जिसको हम कहते हैं मेसेटर। मसल जो है वो 3 टाइप की होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल। तो पहले बात करते हैं वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स की। वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल जो है वो बोन के सरफेस से अटैच होती हैं। ये जो बॉडी का 47% वेट जो है वो इन्हीं में होता है, इन हड्डियों और मसल्स के कारण। दे आर आइदर फाइबर टाइप और स्ट्राइटे टाइप, ये लंबी लंबी जो फाइबर टाइप होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल पेन फ्रॉम वन बोन टू अनदर अक्रॉस ए जॉइंट, और कॉन्ट्रैक्टिंग में ये जो है जुड़ी हुई होती हैं, और ये जॉइंट के ऊपर काम करती हैं, और मूवमेंट शरीर की बनाने में वॉलेंट्री मसल्स का काम होता है। जो वॉलेंट्री मसल्स मीन जो हमारी मर्जी से काम करती हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं, नेक में, चेस्ट की सामने, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, थाइज, काफ्स, फोरआर्म्स, शोल्डर वगैरह, ये जो है मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। दूसरी टाइप की है इनवॉलेंट्री मसल्स। ये इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो पढ़ेंगे हम बताएंगे, वो 3 पार्ट होते हैं उसके। तो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है यानी जो खुद से काम करते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि कोई और उनको मोटर नर्व से आदेश दिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं हार्ट की मसल्स है, वो अपनी मर्जी से चलती रहती है। अगर वो मसल काम खाना बंद कर दे तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। आईलिड है यानी कि आपकी पलकों की जो वो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, उसको कहना नहीं पड़ता। और डाइजेशन सिस्टम है जो अपने आप चलता रहता है। तो जो वो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। तीसरी टाइप की हमारी मसल हैं कार्डियक मसल्स। ये जो है स्ट्रेटेड होती हैं स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रेटेड ऐसे जैसे आप साइड में देख रहे हैं, ये गोल राउंड के अंदर जो दिखाया गया है, ये टिश्यू हैं इसके अंदर जिससे मिलकर ये बनती हैं, और ये हार्ट की वॉल बनाती हैं। तो हार्ट का काम जो है वो वॉलेंट्री है, और ये मसल्स कार्डियक मसल से ये सारा हार्ट बना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम मसल का काम क्या है, या मस्कुलर सिस्टम का काम क्या है। पहला है मोबिलिटी यानी शरीर की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। स्टेबिलिटी यानी शरीर को एक सपोर्ट देती है, एक स्पेशल शेप देती है। पोस्चर यानी कि उसको सीधा खड़ा करना, अभी हमने बात की थी कि हड्डी के साथ जुड़ के और उसको खड़ा करती है। सर्कुलेशन यानी कि भोजन का या ब्लड का या एयर का शरीर के अंदर सर्कुलेशन करती हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन मेनली जो ब्लड से रिलेटेड होता है, तो सर्कुलेटर सिस्टम उसको हम कहते हैं। इसीलिए तो वो ब्लड को सर्कुलेशन करती हैं। रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में मदद करती हैं। डाइजेशन मैंने अभी बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल जो है वो इनवॉलेंट्री मसल जो होती हैं वो डाइजेशन में मसल करती हैं। यूरिनेशन जो शरीर में एक्स्ट्रा यानी कि वो चीज़ जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, ये भी इन्हीं मसल्स का ही काम है, यूरिनेशन। चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे को जन्म देना, ये भी इनमें मसल्स का ही काम है। विजन देखने का काम करना, अगर हमारी पलकें बंद रहेंगी देख नहीं पाएंगे
तो ये मसल जो है देखने का काम भी करती हैं, और आईज के अंदर भी मसल जो होते हैं। ऑर्गन प्रोटेक्शन, ऑर्गन्स को जो अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनकी रक्षा करती हैं। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, शरीर का तापमान मेंटेन रखना। अब समझते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शरीर को पसीना आता है, वो इसीलिए आता है कि टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। तो ये थे हमारा पहला पार्ट। हम बात करते हैं पार्ट 2, ऑर्गन सिस्टम्स, जिसके अंदर हम शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो पहला हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, 3 चीज़ें होती हैं। हार्ट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो पंप होता है और वो शरीर के अंदर जाता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो शरीर के अंदर से ब्लड जो है वो हार्ट को आता है। ये कंटिन्यूएशन मोशन है और ये लगातार चलती रहती है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न टिश्यूज तक लेके जाता है, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो लिक्विड वेस्ट है उनको शरीर से या टिश्यूज से रिमूव करता है। आपको पता है सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कोशिका जिसको बोलते हैं, और फिर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। अब हम इसके तीनों अलग अलग अंगों की बात करें तो पहले हार्ट की बात करते हैं। ये थोरैक्स में, लंग्स और थोरैक्स के बीच में होता है और लेफ्ट साइड में होता है इधर, और साइज जो है वो इसका बंद मुट्ठी की तरह ऐसे होता है। और मेल में जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, और फीमेल के हार्ट का वेट जो वो 250 ग्राम होता है। 2 कंपार्टमेंट में बटा होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में हमेशा इधर राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। और आगे फिर हर एक साइड जो है 2 भागों में बटी होती है। ऊपर वाले भाग को ऑरिकल या ऑट्रियम कहते हैं और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऑरिकल्स में जो है शरीर से ब्लड रिसीव किया जाता है, यानी शरीर से ब्लड ऑरिकल्स में आता है और फिर वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर वापस शरीर में जाता है। तो ये हार्ट का चित्र आप देख रहे हैं सामने, जो लाल रंग की हैं ये आर्टरीज हैं, यानी जो शरीर को ब्लड पहुंचाती हैं। अयोर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, तो आपसे पूछा जाता है कई बार सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताओ, तो वो अयोर्टा है जो ऊपर लाल आपको दिखाई दे रही है। एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो फेफड़ों को ब्लड लेके जाती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ये जो है नीले रंग में, इसीलिए ये आर्टरी दिखाई गई है। और जो नीले रंग में दिखाई गई है बाकी वो वीन्स होती हैं जो शरीर से कलेक्ट करती हैं ब्लड। और ये इसकी जो है सबसे बड़ी जो वीन होती है उसको वेना केवा कहते हैं। ये 2 टाइप की है, ऊपर जो है सुपीरियर वेना केवा और नीचे जो है इंफीरियर वेना केवा। एक वेन ऐसी होती है जिसमें प्योर ब्लड होता है, वो होती है पल्मोनरी वेन, जो लंग से प्योर ब्लड को हार्ट को लाके देती हैं। बाकी आप चित्र में देख रहे हैं ऊपर जो है राइट ऑरियम, लेफ्ट ऑट्रियम, और ये वॉल्स हैं। ये वॉल इस तरह से होती है कि ऊपर से नीचे ब्लड आया है जिसमें, तो उसका मुंह नीचे की तरफ है, यानी वो कंटिन्यू खुली रहती है। लेकिन जिसका मुंह आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, यानी जब ब्लड इसके अंदर चला जाता है तो ये बंद हो जाती है, ताकि ब्लड जो है वो वापस हार्ट में बैक ना आए, वो आगे इनमें वीन्स में या आर्टरीज में रहे। तो ये इसलिए ये जो आप देख रहे हैं 2 पल्मोनरी वाल और मिट्रल वाल, ये इनका यही काम होता है। ट्राइकोस्पिड वाल जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसका ब्लड जो आता रहता है वो ऐसे ही आप आर्टिक वाल भी देख रहे हैं। और ये वेंट्रिकल आपने देख ही लिए, राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल, जहाँ से ब्लड जो वो शरीर को जाता है। दूसरी चीज आती है हमारी ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी का, जो हमारे शरीर की टोटली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे शरीर को देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को वहाँ से लेकर और उन अंगों को देता है जहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जाता है।
ब्लड में 3 चीज होती हैं, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन लिक्विड होता है, आप मपवाते हैं, कई बार कहते हैं ना ब्लड की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन ही काउंट होता है, भाई 13 ग्राम 12 ग्राम ऐसे आप देखते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, कार्पसल्स बोला जाता है, रेड ब्लड सेल भी आप कह सकते हैं। इनका काम होता है कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के विभिन्न भागों तक देना, इसी के कारण जो है वो ब्लड का रंग लाल होता है। WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, दीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो है कीटाणुओं से लड़ते हैं। जब कोई शरीर में कोई भी अनजान चीज, अजनबी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी कीटाणु शरीर में, विषाणु कुछ भी आता है तो WBC उनके साथ फाइट करते हैं। और है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है, ये ब्लड के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड वेसल्स में, नलियों में घूमते रहते हैं, और जहां पर अगर कोई कटाव हो गया तो ये बाहर निकलकर वहां जम जाते हैं और खून बहने से रोकते हैं। आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो गई। ये अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो ब्लड का जो है वो अगर कहीं से कटाव हो गया तो रुक नहीं पाएगा, और प्लेटलेट्स कम होने से हमारा जो शरीर इम्बैलेंस हो जाता है। ब्लड ग्रुप जो वो 8 टाइप के होते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव। ऐसे ही 3 जो है नेगेटिव हो जाएंगे, A नेगेटिव, B नेगेटिव और AB नेगेटिव, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। O पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी O पॉजिटिव ग्रुप वाला किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और AB पॉजिटिव जो है, AB ग्रुप को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी उसको कोई भी ब्लड चढ़ सकता है। O नेगेटिव जो है वो रेयर ब्लड ग्रुप होता है, जो बहुत कम पाया जाता है। AB नेगेटिव भी काफ़ी कम पाया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी ब्लड वेसल्स, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताए थे। वो 3 चीज़ें होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो प्योर ब्लड हार्ट से लेकर पूरे शरीर को देते हैं, और वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड शरीर से इकट्ठा करके हार्ट को वापस देती हैं। और ये जो मेन है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा कहलाती हैं। जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं उनके बीच में कनेक्टर का काम करते हैं कैपिलरीज। जो सारा एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज में होता है। जहाँ पर आर्टरी खत्म होती है वहाँ पर कैपिलरीज, बहुत बारीक नलिकाएं होती हैं, और वो जो है वहाँ पर एक्सचेंज करते हैं और वहीं से फिर वीन्स बन जाती है। तो ये एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वहाँ पर टिश्यूज में, कैपिलरीज में ही एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीर में कि हार्ट से ये लाल रंग की आर्टरी है, ये आई, और जहाँ पर ये खत्म हुई देखिए वो छोटे छोटे धागे से बन गए जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। और जहाँ पर आर्टरीज खत्म हुई वहीं से वीन्स बनती शुरू हो गई, और फिर जो है वीन्स मेन बन गई और वो हार्ट को ब्लड ले गई। ये था पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने वाला सिस्टम, ब्रीदिंग, जिसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं यानी लेते हैं, और ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और फेफड़ों के अंदर ये एक्सचेंज होता है। वहाँ पर जो है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और सांस के द्वारा फिर हम इसको बाहर एक्सहेल कर देते हैं, यानी इसको बाहर निकाल देते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसके मेन ऑर्गन जो होते हैं नोज यानी नाक, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये आप चित्र में देखिएगा, मुंह या नाक से हम जब सांस लेते हैं तो नोजल या नोस्ट्रिल ये हो गया। इसके बाद ओरल कैविटी यानी जहाँ पे नाक और मुंह दोनों मिलते हैं वहाँ पे आगे आपका फेरिंग्स हो गया और लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स से ये नीले रंग का आप देख रहे हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया में जो है सांस जो इसके द्वारा जाती है दोनों, और आगे ये 2 भागों में बट जाता है। जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में बन जाता है, और वो ब्रोंकाई आगे और छोटे छोटे हिस्सों में जो है ट्रेकिया से ब्रोंकाई बहुत छोटे छोटे हिस्सों में फेफड़े में बढ़ जाते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हैं 2 फेफड़े हैं, राइट और लेफ्ट और लंग्स,
और डायाफ्राम जो ये आप हिस्सा देखते हैं जहाँ पे हमारी रिब्स ख़त्म होती है, यहाँ से ऊपर ये दोनों जो है होते हैं, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मुंह से हम सांस लेते हैं, ये एयर फेफड़े में जाती है, फेफड़े में कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन चली जाती है, और जहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता होती है और जहाँ कम होती है वो अधिक वाली चीज़ वहाँ एक्सचेंज हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुंह के द्वारा वापस बाहर निकल जाती है। अगला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, फूड है, वो सिंपल और सब्सटेंसेस में टूट जाता है और वो आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है, और वहाँ पर वो एज पर रिक्वायरमेंट उसका यूज होता है। जो ऑर्गन्स हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो मुंह, सलेवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड दी एनस, इन सब को आप जो है चित्र में देख सकते हैं। तो आप चित्र में देखिएगा, ये सामने माउथ एंड माउथ कैविटी, जिसमें दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं। यहाँ पर ऊपर जो है वो ग्लैंड होती है जो अभी हमने बताई, जिसमें से सलाइवा निकलती है। लार जिसको बोलते हैं वो भोजन में मिलती है, और भोजन जो है जीभ के द्वारा निगला जाता है। फेरिंग्स का काम होता है केवल निगलने का, तो भोजन को बॉल के रूप में बनाकर निगला जाता है। फिर आप आगे देख रहे हैं एक लंबी नली जिसको इसोफेगस करते हैं। ये इस द पैसेज, ये एक रास्ता है जो भोजन को फेरिंग्स से लेकर और नीचे जो बड़ा लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है स्टमक, यहाँ पर लेकर आ जाता है। स्टमक में दो भाग होते हैं, कार्डिक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। यहाँ पर जो है आगे हम आपको फिजियोलॉजी बताएंगे, आप पहले केवल ये देखिए एनाटॉमी। स्टमक जो है, स्टमक से आगे जो है होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर लीवर, गॉल ब्लैडर ये खुलते हैं, और पेनक्रियास, यहाँ पर ये अपना जूस देते हैं जो भोजन को यहाँ पर पूरा डाइजेस्ट किया जाता है और यहीं पे उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एसिमिलेट यहीं पे होता है। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर की, तो इसमें जो भोजन का जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो हिस्सा बच जाता है वो आगे इसमें चला जाता है, जहाँ इसमें से जो वाटर वगैरह जो लिक्विड बच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस जो फिर बाकी सॉलिड बचता है उसको रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है, और वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा, एनस के द्वारा जो बाहर निकल जाता है। अब आप देखिए इसकी फिजियोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि हम बताते हैं। सबसे पहले माउथ में आप देखें, वहाँ पर दांत होते हैं जो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। ये जो है फूड को पहले काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको जो है ग्राइंड करते हैं, मोलर जो उसको पीसते हैं। और सलेवरी ग्लैंड आप ऊपर देख रहे हैं, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है जिसको आप लार कहते हैं, वो भोजन में जीभ उसको पलटती रहती है भोजन को, उसमें मिक्स करती है। इसके बाद वो फेरिंग्स में चला जाता है और फेरिंग्स उसको केवल निगलती है। मैंने लिखा आपके सामने, फेरिंग्स स्वेलोस, वो उसको स्वेलो कर लेती है यानी उसको निगल लेती है। और इसोफेगस जो वो ट्रांसपोर्ट्स फूड, यानी वहाँ से लेकर सीधा स्टमक में लेकर आता है। और स्टोमक में जो है फूड में 3 चीज़ें मिलती हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वहाँ पर उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और HCl जो है वो केवल जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, यानी उसकी क्रिया को बढ़ाता है, ये HCl का काम है। और फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और जो उसके अंदर जर्म्स आ गए वो मर जाते हैं। अभी जैसे कोरोना टाइम में आपको बताया भी होगा कई लोगों ने कि मुंह या नाक के अंदर जो जर्म है, अगर आप गर्म पानी पियोगे तो वो स्टमक में चले जाएंगे और स्टमक में तेजाब होता है। ये HCl यही तेजाब है जो उन कीटाणु को, अगर ये स्टमक में आ जाए वो कीटाणु, तो वो ये उसको मार देगा। तो ये उनका काम है। और जो म्यूकस है वो इस तेजाब से इस स्टमक की दीवारों की रक्षा करती है, ये उसका काम है। कई बार आपसे पूछा जाता है, जब HCl सब भोजन को भी टुकड़ों में तोड़ सकता है, तो वो कीटाणुओं को मार देता है, वो तेजाब है, तो आपकी खाने की नली क्यों नहीं
उसमें जलती, तो ये जो म्यूकस है ये उस नली के साथ चिपक जाता है, जो चिकना होता है वो जो है इसकी रिएक्शन बॉडी से नहीं होने देता है HCl की, और उससे रक्षा करता है। इसके बाद लीवर है। लीवर में जो है वो बाइल डक्ट होते हैं जो गाल ब्लैडर में स्टोर होते रहते हैं, और समय समय पर जो है वो कंसंट्रेट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ड्यूडेनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 भाग होते हैं। जो यू टाइप आप देख रहे हैं ऊपर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये यहाँ पर बाइल डक्ट आ जाते हैं, और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, तो वहाँ पर जो है फैट को फैटी एसिड में बदला जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाते हैं जो सभी लिक्विड होते हैं, और लाइपेज जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो एक मेन जो यहाँ पर एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है, जो पेनक्रियास से आता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा देख रहे हैं आप। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस जो वो बताया था मैंने, वॉल को, जो आउटर वॉल है उनको बचाती है, जो पेप्टिडेज डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, सुक्रोज डाइजेस्ट करता है शुगर को, और अमाइलेज डाइजेस्ट करता है पॉलीसैकेराइड्स को। तो इस तरह से वहाँ पर पूरा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो उसकी वॉल से वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में मिल जाता है, और शरीर के अलग अलग अंगों को चला जाता है। फिर जो कुछ बचता है वो आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो रीएब्जॉर्ब सम वाटर एंड आयंस फॉर्म्स एंड स्टोर्स लेसेस। तो यहाँ पर जो पानी बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। वहाँ पर उंगलियों टाइप उसमें बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं जिनको विली बोलते हैं। वो विली जो है उनका काम, कई बार पूछते हैं आपसे विली का काम क्या है। विली जो है वो भोजन को जो उसमें से पानी जो एब्जॉर्ब करता है उसके लिए एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। जितना ज़्यादा एरिया हो उतना ज़्यादा उसमें से लिक्विड एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जो बाकी सॉलिड बच जाता है वो रेक्टम में आ जाता है, और रेक्टम में भोजन जो है वो स्टोर हो जाता है, और जब एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगला सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस, यानी जिससे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर हमारी स्किन आ जाती है, लंग्स आ जाते हैं, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट आ जाता है। स्किन, आपको जो पसीना आता है वो स्किन के थ्रू आता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है, या जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना आ जाता है। लंग्स जो है वो आपको मैं पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता चुका हूँ कि वो एयर का एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। इसके बाद किडनी का सामने आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप्ड जो 2 ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये किडनी के हैं। किडनी में जो है ब्लड से यूरिया और यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब किया, अलग किया जाता है, और उसको इकट्ठा करके यूरिनरी ब्लैडर को दे दिया जाता है, और यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। किडनी से आप देख रहे हैं, किडनी में वीन्स, रीनल आर्टरी जो ब्लड की सप्लाई करते हैं, जो ब्लड को यहाँ लेके आते हैं और लेके जाते हैं, और वो साफ़ होता रहता है। आपने कई बार सुना होगा किसी की किडनी फेल हो गई तो उसको मशीनों के द्वारा उसका ब्लड साफ़ किया जाता है। तो ये किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम था। इसमें हम अलग अलग बात करते हैं स्किन की। स्किन जो है हमारे एक्सटर्नल सरफेस को, बॉडी को ढक के रखता है, और पसीने के रूप में हमारे शरीर से एक्स्ट्रा जो है वो समझ लीजिए आप, जो गैर जरूरी चीज़ें हमारे शरीर की वो बाहर निकल जाते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बाहर निकल जाते हैं। दूसरा यूरिनरी सिस्टम है। मेन ऑर्गन इसमें होते हैं किडनी और यूरेटर। सबने बताया 2 बीन शेप्ड ऑर्गन जो है वो किडनी है, जो पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में यहाँ पर लुम्बर रीजन में होते हैं, और ये जो है बॉडी का फिल्टर का काम करते हैं, जो वेस्ट को ब्लड में से फिल्टर करते रहते हैं। और यूरेटर जो 2 ट्यूब होती हैं जो उस फिल्टर के वेस्ट को किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर में लेके आ जाते हैं।
ये आप सामने पूरी बॉडी में कहाँ स्थित है वो देख रहे हैं ना, छाती से नीचे पोस्टीरियर नीचे वाले भाग में कहाँ पर किडनी स्थित है और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, होलो है, जो उसका साइज फिक्स नहीं होता और वो पेल्विक कैविटी में होता है और फ्रीली मूवेबल होता है। इसका साइज जो है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें यूरिन की कितनी मात्रा है। यूरिन ज़्यादा हो जाए तो उसका साइज फूल जाता है और यूरिन कम हो तो वो पिचक जाता है। फिर यूरेथ्रा है, एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालती है। हमारा नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, यानी ये जो हमारे शरीर की सारी कंट्रोलिंग है वो नर्वस सिस्टम ही करता है। बस पूरे शरीर के बैलेंस बनाना, नॉर्मल लिमिट्स बनाना, नॉर्मल एक्टिविटी कराना और एंडोक्राइन सिस्टम को जो है ना मेंटेन करना, ये नर्वस सिस्टम का काम है। इसको जो है 3 मेन भागों में बांट सकते हैं हम। मैंने पहले भी बताया था कि 3 भाग में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS, जिसमें सेंट्रल में आपके आ गए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गए और गैंग्लिया जो है वो आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताया मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड द वेरियस ऑर्गन्स एंड मसल्स, जो कि नर्व्स के थ्रू होता है। नर्व्स 2 तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो वो संदेश अंग विभिन्न अंगों से लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं और वहाँ से संदेश मोटर नर्व्स के द्वारा जो है ऑर्गन्स को जाता है और उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। तीसरा हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप, ऑटोनोमिक यानी उससे ही आप समझ सकते हैं कि जो अपने आप काम करता है। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शंस जो शरीर के अलग अलग, उनको कंट्रोल करता है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, या टाइनी मसल्स हैं जो ब्लड वेसल्स में हैं, और लीवर और किडनी में जो सेक्रेशन होता है उनको भी कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा था ऑर्गन सिस्टम्स। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।